रेडी। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में। आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं आगे का सेशन। आज थोड़ा लेट हो गया, मैम ने 10 मिनट और लगा दिया इसमें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कल का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए। कल आपने ओवरऑल देख लिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आईएएस में गूढ़ क्वेश्चन आता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता। हमें ये भी ध्यान रखना पढ़ाई के साथ साथ कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर जो है बड़ा कंसेप्चुअल टाइप रहता। फैक्ट आप याद कर लेते हो लेकिन कंसेप्ट नहीं याद कर पाते हो। तो जब तक कंसेप्ट हम याद नहीं करेंगे, फैक्ट नहीं अच्छी तरह से स्टेबल रह पाएगा। तो हम समझ रहे हैं, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ बढ़िया से। और आज हम लोग देखते हैं कि एट ए ग्लैंस पूरे सर्वे करते हैं, पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट, कल का जो संवैधानिक विकास हम लोगों ने पढ़ा उसको आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कल आपने देखा कि एक रिकैप आप समझो कि 1600 ईस्वी में जिस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने सम्राट अकबर के समय में रॉयल चार्टर दिया था, यानी कि व्यापार करने का, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। कभी भी संवैधानिक विकास की बात आए तो 1600 से शुरू हो गया रॉयल चार्टर। और उसने आपने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और पिट्स इंडिया एक्ट में आगे चलकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा। 3 संस्थाओं को आपको याद रखना। उसके बाद आपने देखा कि 1600 के बाद जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी तो जहांगीर का समय आया और उनके समय में सूरत में और मछलीपट्टनम में कंपनी ने कारखाने खोले। फिर मद्रास पहुंच गई कंपनी। मद्रास में जॉर्ज जो विलियम थे, यानी कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किला बना, वहाँ फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई। उसके बाद कंपनी हुगली पहुंच गई, यानी कि 1651 में कंपनी हुगली पहुंच जाती है, यानी कि बंगाल में पहली बार कंपनी का पदार्पण होता है। और वहाँ जो है कंपनी को दस्तक मिलता है, यानी कि इंटरनल जो है व्यापार करने के लिए एक निःशुल्क जो है फ्री पासपोर्ट मिलता है। इनको मदद करने के लिए दस्तक दिया गया और वही दस्तक आप देखोगे तो भारत के पतन का कारण बनता है। प्लासी और बक्सर के युद्ध का आगे चल के वही दस्तक कारण बनता है। इसके बाद आप देखें कि आगे जब बढ़ते गए आप तो एक तरह से कह लीजिए जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब के समय में आप देखो 2-3 कंपनियां थी जिनकी माली हालत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद 1708 में यूनाइटेड कंपनी का जन्म होता है, यानी कि न्यू कंपनी रहती है, जनरल सोसाइटी रहती है, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी रहती है, सारी कंपनियां मर्ज हो जाती हैं और एक नई कंपनी का जन्म होता है जिसे यूनाइटेड कंपनी कहते हैं। और बड़ी ताकत के साथ वो कंपनी उभरती है। उसके बाद आपने देखा कि एक और जो है बीच में एक अधिनियम आया, चार्टर आया 1726 में। 1726 में एक चार्टर आया जिसको आज्ञा पत्र कहते हैं। तो उसमें जो प्रांतीय गवर्नर थे, जैसे बंगाल है, जैसे आपका मद्रास है, बम्बई है, इनको सीमित मात्रा में एक विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी, यानी कि व्यापारिक पर्पस से थोड़ा बहुत अपना कानून वगैरह का निर्माण करेंगे, क्योंकि अभी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं आई। तो कभी कभी 1726 का भी चार्टर एक्ट पूछेगा, और वैसे तो डेवलपमेंट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही होगा। इसके बाद आपने देखा कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ और कंपनियों ने अपने यूरोपीय शक्तियों को पराजित किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और आप देखोगे कि जो एक तरह से 20 वर्षों तक कर्नाटक युद्ध, जिसको हम लोग कर्नाटक वार कहते हैं,
20 वर्षों तक ये आमने सामने लड़ गए, यानी कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और वांडीवास का युद्ध हो गया जो निर्णायक रहा। उससे पहले आप देखो प्लासी की लड़ाई हुई, और 1757 में प्लासी के युद्ध से कंपनी का राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है भारत में। फिर आप देखोगे कि लगातार, यानी कि प्लासी से लेकर बक्सर तक सारे युद्ध हो गए मैक्सिमम, और बक्सर के बाद कंपनी का भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। और बक्सर के बाद आप देखें कि फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, यानी कि बक्सर का युद्ध जब जीत लिया गया, वेंसी टार्ड था उस समय बंगाल का गवर्नर, और उसके बाद मई में रॉबर्ट क्लाइव की वापसी होती है 1765, और 1765 में इलाहाबाद की संधियां होती हैं, जिसमें कंपनी को दीवानी का राइट मिल जाता है, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का राइट कंपनी को मिल जाता है। और यहीं से कंपनी जो है आप देखोगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बताए बिना गुप्त रूप से अपना व्यापार खूब कर रही है, लूट खसोट कर रही है, और कंपनी जो है आप देखोगे कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो माला माल हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिश्वत लेना, निजी व्यापार करना, इस तरह से कंपनी के हाथ में बहुत राजस्व आ जाता है, और जिसको लेकर विसंगतियां उत्पन्न होती हैं कि पदाधिकारी तो बहुत ही माला माल हो रहे हैं, फिनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन कंपनी की माली हालत डे बाय डे खराब हो रही है। इस विसंगति का जांच करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, जो लॉर्ड नॉर्थ उसके अध्यक्ष थे, और सीक्रेट कमेटी बनाई गई इसका जांच करने के लिए। और उसने जब जांच किया तो एक तरह से पाया कि कुछ विसंगतियां हैं इस तरह से, और उसी रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट बनेगा, जिसके कारण उसको नॉर्थ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे एक पिट्स इंडिया एक्ट था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट थे, तो इसी तरह नॉर्थ के नेतृत्व में बना, तो नॉर्थ इंडिया एक्ट भी इसको कहते हैं। तो आप देखोगे कि 1767 में ब्रिटिश कंपनी ने जो है एक नियम बनाया, एक अधिनियम वहाँ बना ब्रिटिश संसद में, और उसमें कहा गया कि 4 लाख पाउंड आप वार्षिक जमा करोगे। लेकिन कंपनी चूँकि हालत इसकी ख़राब थी, कंपनी की इंटरनल स्थिति, तो इसने जो है बाद में 72 तक आते आते दिवालिया घोषित हो गई, और इसने 10 लाख पाउंड का उल्टा ही डिमांड कर दिया, ऋण मांगा ब्रिटिश सरकार से। और जब इसने उल्टा ऋण मांगा तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, हम 14 लाख पाउंड आपको ऋण देते हैं, लेकिन 4% वार्षिक ब्याज की दर से। और यहीं से आप देखोगे कि जो ब्रिटिश प्रशासन और भारत में जो कंपनी औपनिवेशिक शासन करना चाह रही है, कंपनी के ऊपर जो थोड़ा बहुत शिकंजा कसना चाह रही है, यहाँ से उसका शुरू हो जाता है। तो यहीं पर यानी कि उसने जो है 14 लाख ऋण दे दिया, 14 लाख पाउंड, लेकिन कहा कि आपको हम आपकी गतिविधियों के देख रेख करने के लिए भारत में जो है हम आपको एक रेगुलेट करने के लिए, आपको नियमित करने के लिए हम रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग देखते हैं पहले कि कैसे कैसे उसके बारीकियों को आप अध्ययन करोगे, फिर हम लोग फास्ट जो है धीरे धीरे आगे के तरफ बढ़ते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप देखोगे तो 2-3 प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1773 का नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ के समय में बना, इसलिए इसको नॉर्थ का कानून भी कहते हैं। इसमें एक तो आप देखोगे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि COD, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निदेशक मंडल, एक तो इसमें परिवर्तन आएगा, और एक जो है गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में परिवर्तन आएगा, और एक आप देखोगे तो सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। और एक जो है गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा और बम्बई व मद्रास में कुछ मामलों में गवर्नर जनरल को अधीक्षण का अधिकार मिल गया, यानी कि सुपरविज़न कर सकता है जो बंगाल का गवर्नर जनरल। जब कभी हम गवर्नर जनरल बोलें तो आप समझ जाओ कि बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके बाद आप देखोगे कि एक और बनाया गया कि जो निजी व्यापार कंपनी के व्यापारी कर रहे थे, निजी व्यापार और उपहार, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर लोगे कुछ चरणों में तो आप इसको समझ जाओगे कि क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया। एक तो कंपनी लूट खसोट बहुत करती थी, निजी व्यापार करती थी, अपना पर्सनल ट्रेड करती थी, जिससे माला माल होकर लंदन जाती थी। तो उन सब पर रोक लगा दिया गया और इनके वेतन को बढ़ा दिया गया, हाई फाई वेतन कर दिया गया। लेकिन जो है निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया, वेतन बढ़ा दिया गया। तो आप देखोगे जैसे 25,000 पाउंड गवर्नर जनरल का, और फिर आप देखोगे 10,000 पाउंड पार्षद का, 8,000 पाउंड जो है जज का, जो चीफ जस्टिस था, और अन्य जजेज का। इस तरह से वेतन बहुत ही, उस समय कहा जाता है कि दुनिया का बहुत सर्वोच्च वेतन ये था अपने आप में। तो आपको 2-3 चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन किया गया, ये जो निदेशक मंडल है इसमें परिवर्तन किया गया। और इसको आपने देखा कि ये जो निदेशक मंडल है ये लंदन में है और इसमें कुल जो है 24 निदेशक हैं। और ये 24 निदेशक पहले जो है एक वर्ष पर रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब 1 वर्ष से इनका कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखना है, 4 वर्ष कर दिया गया, जिसमें 25% 1/4 प्रति वर्ष रिटायर होंगे, जिसमें 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवा मुक्त हो जाएंगे। यानी कि जैसे हमारे यहाँ जो आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित। बहुत गौर से आप नहीं समझोगे तो गलत करके चले आओ। तो इसी तरह से ये जो है COD आप देखोगे कि ये भी एक तरह से कह लीजिए स्थायी रूप में, यानी कि 25% सदस्य जो है प्रतिवर्ष नए आ रहे हैं और जा रहे हैं। और उसके बाद और इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब इन्हें कौन बनाएगा, यानी कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में एक तरह से कह लीजिए जिसका शेयर होल्डर 500 पाउंड से 1,000 पाउंड, पहले 500 पाउंड था, अब 1,000 पाउंड का शेयर होल्डर धारित जो है वो वोट देगा और वो निदेशक की नियुक्ति करेगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि वो 500 से 1,000 हो गया और एक वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। अब देखो आप गवर्नर जनरल, यानी कि 1700, यही कल हमने बताया था आपको, 1773 से पहले और 1773 के बाद, यहाँ आप देखोगे कि 1+4 की साइज रही, 1+4 रहा। और यानी कि गवर्नर जनरल कौन होगा,
गवर्नर जनरल होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। इस बात को आप ध्यान रखना। प्लासी से जो परंपरा शुरू हो रही है वो आके यहाँ इंड कर रही। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स नॉट ओनली बिकम एज ए लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बट ही वाज आल्सो नोन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमें कि वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल तो बन जाता है, लेकिन ये अंतर्द्वंद बना रहता है। जो पार्षद हैं उनके साथ झगड़ा, अंतर्द्वंद बना रहता है, क्योंकि फैसला बहुमत से लेना है। और फैसला बहुमत से लेना है तो आप समझ रहे हो बहुमत कितने में आएगा। यानी कि बहुमत जो है इनमें से 3 फेवर में रहें तब आ सकता है। और ये चारों कौन थे? कभी कभी नाम पूछेगा। बॉरवेल, क्लेवरिंग, मॉनसन और फिलिप फ्रांसिस। ये फिलिप फ्रांसिस आप देखोगे तो बहुत बड़ा दुश्मन रहता है और केवल बॉरवेल ही पहले से भारत में रहता और ये सब लंदन से आते हैं और बॉरवेल ही केवल इसके पक्ष में रहता है। तो ये कह लीजिए एक अंतर्द्वंद बना है जिसको आगे चल के अमेंडिंग एक्ट में सुधारा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक रिमेडियल एक्ट बना, बंगाल जुडिकेचर एक्ट बना 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसको कभी कभी प्रावधान पूछेगा कि उसके अंतर्द्वंद को दूर करने के लिए एक उपचारात्मक एक्ट बना, यानी कि अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक एक्ट बना। तो एक तो आप देखो कि गवर्नर जनरल और उसके पार्षद में लड़ाई की संभावना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, क्योंकि ये लग रहा है कि ये इसके उद्देश्य तो अच्छे रहे बनाने में, लेकिन क्रियान्वयन किया गया तो इसमें कुछ विसंगतियां आ गई, क्योंकि ये पहला है। यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत पर कंपनी के आधिपत्य को, कंपनी को चलाने के लिए पहला अगर कोई आप कह लीजिए संसदीय नियंत्रण करने का प्रयास किया गया तो वो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने का। और आईएएस में एक क्वेश्चन और भी आया था कि जो सीओडी है, जितने भी पत्राचार होंगे, जितने भी यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, यानी कि गवर्नर जनरल और उसके पार्षद के कॉरेस्पॉन्डेंस होंगे, वो सीओडी जो है वो ब्रिटिश संसद में उसको दिखाएगा, जमा करेगा। ये आईएएस में क्वेश्चन आया था। तो आईएएस में क्वेश्चन वही आता है जो रेयरेस्ट, कभी किताबों में आप देखोगे तो बहुत रेयर ऑफ रेयर बुक में मिलेगा, और जो ना आप जानते हो, बहुत कम लोग इस तरह का जानते हैं कि उसको कॉरेस्पॉन्डेंस के जितने भी लेटर नीचे से आ रहे हैं उसको सबमिट करना, उसको जो है वहाँ जमा करना, दिखाना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप एक चीज़ और क्लियर कर लेना कि किसी भी देश में शासन करने के लिए 3 बॉडी होती है, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। अब आप देखो कि यहाँ जो है ये जो बॉडी है ये किस तरह का काम करेगी। ये 2 तरह का काम करेगी, एक तो विधायिका का काम करेगी और एक आप देखोगे तो कार्यपालिका का काम करेगी। ये चीज़ बढ़िया से आप समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये न्यायपालिका का काम करेगा, यानी कि जुडिशियरी बॉडी है, ये न्यायपालिका का काम करेगा। तो कानून बनाने वाला और कानून को लागू करवाने वाला एक ही बॉडी है, इसको कार्यकारिणी कहते हैं। लेकिन अब आप देखो कि यानी कि कानून को बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला एक ही बॉडी है, लेकिन पंजीकरण यहाँ कराना सर्वोच्च न्यायालय में। तो अभी तक तो गवर्नर था तो कोई रिलैक्स था, लेकिन अब पता चला इसे भी मिल रहा पावर, ये भी कानून बनाता है। पहले ये भी दंड देता था, अब दंड देने वाला और व्याख्या करने वाला एक अलग बॉडी आ गई। तो ये जो पार्षद और इनमें जो अंतर्द्वंद होने लगा, ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति आई, जिसको दूर करने के लिए आप देखोगे
कि अमेंडिंग एक्ट आया जिसमें स्पष्ट क्षेत्राधिकार को निर्धारित किया गया। अब पता चला गवर्नर जनरल किसी को पकड़ लिया दंड देने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दिया और उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय अंकुश लगा दिया। तो ये जो अंतर्द्वंद है ये क्षेत्राधिकार को लेकर, यानी कि न तो शक्तियों का पृथक्करण किया गया और न क्षेत्राधिकार का स्पष्ट बंटवारा किया गया, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट आए। जब मेंस वगैरह में आप रिव्यू करोगे इसका, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट का रिव्यू करना आपको, तब ये पता चलेगा कि इसकी विसंगतियां क्या हैं। तो यहाँ आप देखो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया और 1774 में, मार्च 1774 में सर्वोच्च न्यायालय फोर्ट विलियम में गठित हो गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जजेस। तो इसमें आप देखोगे कि एलिजा इम्पे को चीफ जस्टिस बना दिया गया और लिमेस्टर चैम्बर्स और हाइड, लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड को जो है जज बनाया गया। यानी कि भारत का जो पहला सर्वोच्च न्यायालय है वो, इसीलिए कहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का जनक भी माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, क्योंकि इसी के शासनकाल में अंडर द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट लागू कब हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट, कभी भी एक्ट लागू करना आए तो सेम ईयर नहीं लगाना, यानी कि आप 73 लगा दिए हो गया गलत। 73 में प्रोविज़न बना आया, लागू होने में समय लगता है। 74 में लागू हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। कहीं कहीं आप देखोगे जैसे 1919 का भारत शासन अधिनियम 21 में लागू हुआ, 1935 का 1937 में लागू हुआ। तो बहुत हड़बड़ी में उसको नहीं लगाना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत जैसे आप देखते हो कानून बनता है, उसको लागू होने में समय लगता है। कोई भी मसौदा है, पहले वो कच्चा ड्राफ्ट रहेगा, फिर बिल का रूप लेगा, फिर वाचन में जाएगा, फिर फाइनल टच मिलेगा, तब जाके एक्ट का रूप लेगा। तो ऐसे तो अधिनियम नहीं बन जाएगा ना। तो अब आप देखो कि एक तो अंतर्द्वंद ये हो गया, इन दोनों के मध्य क्लैश होने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको दीवानी का राइट पूरा मिला हुआ था, यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूरी दीवानी मिली हुई थी। अब दीवानी इसके पास है और पता चला दंड देने का अधिकार ये निर्धारित कर रहा, पहले ये निर्धारित करता था। तो ये एक गठन का प्रावधान हमें ध्यान रखना है। और बम्बई और मद्रास के कुछ मामलों में गवर्नर जनरल को अधीक्षण करने का पावर मिला। यानी कि अगर इसका नाम गवर्नर जनरल है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अन्य प्रेसिडेंसी है उसके गवर्नर को ये सुपरवाइज करेगा, यानी कि अधीक्षण करेगा वहाँ, लेकिन उस पर पूरी तरह इसकी कंट्रोलिंग नहीं है, पूरी तरह सभी मामलों में इसको पूरा तरह अधिकार नहीं दिया गया, कुछ मामलों में है। तो अगर कुछ मामलों में आएगा तभी ध्यान रखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रिश्वत लेने पर, अवहेलना करने पर, ये सब प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर इसी क्रम में देखते हैं कि इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए, इसके विसंगतियों को दूर करने के लिए आप देखोगे तो एक बीच में आएगा अमेंडिंग एक्ट, यानी कि पीट्स और रेगुलेटिंग के बीच में एक आएगा अमेंडिंग एक्ट, जिसको संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। और जिसको ध्यान रखना है कि 1781 में अमेंडिंग एक्ट आएगा, जिसको हम लोग रेमेडियल एक्ट कहते हैं या बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं, जो संशोधन किया किसमें, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए आया अमेंडिंग एक्ट। अब अमेंडिंग एक्ट में क्या किया गया कि उसमें स्पष्ट रूप से, यानी कि शक्तियों का एक तरह से आप देखोगे तो बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि उसमें कह दिया जाता है कि पूरा बंगाल जो है उसके सुपरविज़न में आ गया सर्वोच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय जब भी अपना कभी फैसला देगा तो एक तरह से कह लीजिए वहाँ रीति रिवाज परंपराओं का ध्यान रखेगा और एक तरह से उनके धार्मिकता का ध्यान रखेगा, रीति रिवाज परंपराओं को भी ध्यान में रखकर फैसला देगा।
यानी कि एक स्पष्ट जो स्थिति थी वहाँ पर कुछ विसंगतियों को दूर किया गया, लेकिन पूरी तरह विसंगतियाँ दूर नहीं हो पाई। लेकिन जो पार्षद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अंतर्द्वंद था उसको थोड़ा कम किया गया। कि पहले क्या होता था कि जितने भी कार्यपालिका के द्वारा कानून लागू होते थे या विधायिका के द्वारा कानून बनते थे, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा जो बनाए गए कानून थे उसका पंजीकरण करना अनिवार्य होता था। तो अब ये अमेंडिंग एक्ट से क्या कर दिया गया, उसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं, यानी कि कुछ बातों को धीरे धीरे अमेंड कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, अमेंडिंग एक्ट। और इसके बाद आप देखोगे तो एक लैंडमार्क या माइलस्टोन के रूप में आता है कौन, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम लोगों को समझना है पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान। हर जगह हमें वही देखना है कि उसका जो है सर्कमस्टांसेस क्या है, यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इसको आप देखो। अब इसमें आप देखोगे कि पारित होने की कंडीशन क्या है। एक तो हमें पृष्ठभूमि याद रखना है, एक प्रावधान याद रखना और एक परिणाम याद रखना। तीन चीज़ों को अगर आप याद रखोगे तो किसी भी एक्ट को आप आसानी से समझ सकते हो। एक तो उस एक्ट को लाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके एक तरह से सर्कमस्टांसेस क्या है, पारित होने की कंडीशन क्या है, दूसरा उसके प्रोविजंस क्या हैं, और तीसरा उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, उसी को महत्ता वगैरह करके आप देखोगे उसको। तो तीन एंगल से आप सारे देख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखोगे कि इट वाज द लैंडमार्क इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज, यानी कि ये पहले दौर का क्या है, माइलस्टोन। पहले दौर का अगर सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पूछा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें जो निर्धारित किया गया, इसमें जो नियम कानून बनाए गए वो 1858 तक चलते रहे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1858 तक चलते रहे, वो कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा बनाया गया कानून मोर और लेस 1858 तक चलता रहा, जब तक कंपनी का शासन रहा। तो ये एक लैंडमार्क। अब हमें समझना है कि 1783 में लॉर्ड नॉर्थ और विलियम फॉक्स, यानी कि फॉक्स की मिलीजुली सरकार, नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार किसी भारतीय मुद्दे पर पहली बार गिर गई। यानी कि इन्होंने एक बिल बनाया जिसको फॉक्स इंडिया बिल के नाम से जानते हैं, और फॉक्स इंडिया बिल को 1783 में प्रस्तुत किया गया और उसमें एक प्रावधान किया गया। उसमें 7 सदस्यीय एक बोर्ड बनाया गया और उसके अधीन 9 सदस्यीय एक जो है सहायक बोर्ड होगा, यानी कि 7 सदस्यों 7 आयुक्तों वाला एक बोर्ड स्थापित होगा और उसके अधीन 9 सदस्यों वाला एक बोर्ड होगा। तो व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, यानी कि सैन्य कार्य, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, आप देखोगे व्यापारिक कार्य कौन करेगा, वो 7 सदस्यों वाला, और राजनीतिक कार्य और सैन्य कार्य कौन करेगा, 9 सदस्यीय बोर्ड। इसका मतलब कि कंपनी का पूरा सारा जो है एक तरह से कह लीजिए अधिकार छीन लेता। लेकिन वो जो फॉक्स इंडिया बिल था वो पास नहीं हो पाया और लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और गिर गई सरकार। तो इसके बाद पिट बने प्रधानमंत्री, और जब पिट प्रधानमंत्री बने तो 1784 का पिट जो इंडिया एक्ट बना वो एक माइलस्टोन का काम करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर फीचर है जिसको आपको समझना है तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। यानी कि अब देखो कैसे कैसे कंट्रोल शब्द देखो आप कि एक नए तरीके से, अभी आप देखो जितने भी बॉडी बनती थी वो कहीं ना कहीं कि जो कंपनी के स्वामित्व वाले होते थे उन्हीं में से बनती थी, लेकिन अब लंदन के क्राउन के प्रभुत्व वाली एक बॉडी बन रही है जो लंदन में ही है और जिसका नाम क्या है, नियंत्रक मंडल।
उसके नाम से ही लग रहा है कि वो नियंत्रक मंडल है। और अब वो जो है, तो अब आप देखो जो है, एक तो आपका COD हो गया और एक आपका हो गया, एक हो गया BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया और 6 आयुक्तों वाला हो गया लंदन में, ये सब लंदन में ही है। 6 आयुक्तों वाला हो गया, आयुक्त वाला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नियंत्रक मंडल। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है, नियंत्रक मंडल को समझना ज़रूरी है। और ये जो है किसको संचालित करेंगे, कंपनी को भारत में संचालित करेंगे, कंपनी। और कंपनी का मतलब क्या है कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जनरल और उसकी पार्षद यानी कि परिषद। अब आप देखो कि इसकी साइज़ क्या थी, 1+4 थी। अब यहाँ जो है इसको घटा कर क्या कर दिया गया, एक माइनस कर दिया गया और 1+3 हो गया। यानी कि अब एक सदस्य भी अगर उसके फेवर में है, तो यानी कि अब किसका पावर बढ़ा दिया गया, गवर्नर जनरल का पावर बढ़ा दिया गया। तो अब आप देखो कि लंदन में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई जो 6 आयुक्तों वाला होता था और जिसमें आप देखो कि एक राज्य सचिव होता था जो इसका अध्यक्ष होता था, एक वित्त मंत्री होता था, सब कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, एक वित्त मंत्री होता था और 4 जो है प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे, प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। जो क्राउन की सलाहकार परिषद होती थी वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो 6 आयुक्तों वाला है ये पूरी तरह कंट्रोलिंग करेगा। अब क्या कहा गया कि ये जो है व्यापारिक गतिविधियां संचालित करेगा, यानी कि निदेशक मंडल क्या करेगा, व्यापारिक गतिविधियां संचालित करेगा और नियंत्रक मंडल क्या करेगा, यानी कि नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजनीतिक मैटर, राजनीतिक मामले। अब देखेगा कौन, BOC। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, डुअल गवर्नमेंट, यानी कि द्वैध शासन। कंपनी के अधीन अगर द्वैध शासन आ जाए तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यानी कि कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन देखेगा, COD, यानी कि निदेशक मंडल। और निदेशक मंडल का जन्म कहाँ से हुआ है, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर से हुआ है, यानी कि तो कंपनी का ही है। लेकिन एक नए प्रकार का आ रहा जो है एक तरह से मंडल, वो कौन है, वो BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जन्म कहाँ हो रहा है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। और जो गवर्नर जनरल और उसके पार्षद से हमेशा झगड़ा होता था, उस बात को एक तरह से वो कम कर दिया गया और गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया कि अब अगर एक भी उसके पक्ष में है तो वो कास्टिंग वोट देकर और उसको बात को मनवा लेता था। एक तरह से कह लीजिए जैसे वीटो जैसी पोजीशन आ रही है, लेकिन अभी वीटो का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वीटो नहीं आ रहा। वीटो आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक एक्ट बनेगा, वहाँ वीटो आएगा। तो आपको एक चीज़ दिमाग में ये रखना है कि ये जो 3 होते थे, ये जो 3 पार्षद होते थे, इसमें एक जो है सैन्य कमांडर भी होता था, इसमें एक जो है सैन्य प्रमुख होता था। यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में जो 3 सदस्य थे, कभी भी आ जाए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कितने पार्षद थे, 4। अब बहुमत का मतलब 3, तब 3 अगर आ गए तब जाके वो बहुमत से फैसला होता था। इसका मतलब गवर्नर जनरल का कोई मायने नहीं था। और यहाँ आप देखो तो 1+3 की साइज आ गई।
यानी कि एक को पक्ष में कर लिया तो वो मनवा लेगा कोई भी बात। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना। और 3 में से एक जो है कमांडर इन चीफ होता था, यानी कि ब्रिटिश सेना में वो कहीं ना कहीं कमांडिंग का काम किया था और वो होता था। अब बाद में आपने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गया कमांडर इन चीफ, यानी कि गवर्नर जनरल को पावर वो मिल गया। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना है। तो एक तो आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या स्टडी करना है कि बीओसी वाला अध्ययन करना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। दूसरे, एक प्रावधान किया गया यहाँ कि अब कंपनी जो है ये कह रही है, मतलब भारत सरकार एक तरह से कह लीजिए, अब ये कहा जा रहा है कि भारत में विजय विस्तार की योजना को हम रोकेंगे। अब जो आक्रामक युद्ध हो रहे हैं उसको रोका जाएगा। ये पॉइंट आया, आईएएस में क्वेश्चन आया कि अब हम भारत में क्या करेंगे कि जो विजय विस्तार है वो हमारे सम्मान और राष्ट्र के विरुद्ध है, अब आक्रामक युद्ध को हम रोकेंगे। तो आक्रामक युद्ध को रोकने की बात किया। प्रत्याभूत जो संधियां हुई थी, जो प्रत्याभूत संधियां अवध और कर्नाटक के साथ हुई थी, उसको एक तरह से समाप्त करने की बात किया और आक्रामक युद्धों को रोकने की बात किया गया। किसमें? यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और तीसरी चीज़ आप देखोगे, इसी में अंग्रेज कहते हैं क्या कि अब हम भारत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जबकि इसके विरुद्ध आप देखो लगातार वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कि इसी में आप देखोगे तो उनके द्वारा क्या कहा गया कि अब हम भारत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे रीत रिवाज परंपराओं और उनके मैटर में। यानी कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस की बात किया जाए तो आप कहाँ लगाओगे? यानी कि इस अधिनियम में आप उसको लगाओगे। यानी कि 2-4 पॉइंट आपको ऐसा दिमाग में रखना है कि एकदम बिल्कुल फीड होना चाहिए। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये लैंडमार्क रहा, ये माइलस्टोन रहा, और इसी के द्वारा बनाए गए नियम कानून आगे आने वाले अधिनियमों में चलते रहे। इसके बाद आप देखोगे पिट्स इंडिया एक्ट के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आप देखोगे एक आएगा कॉर्नवालिस के लिए एक अधिनियम आया। यानी कि 1786 का जो अधिनियम है वो ओनली फॉर कॉर्नवालिस, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कॉर्नवालिस। क्योंकि आपको याद होगा कि 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो गई और फिलाडेल्फिया में उसका सम्मेलन तैयार हो रहा था 1800 यानी कि 1787, और 1789 में संविधान लागू हो गया उसका, और 1791 में फंडामेंटल राइट्स वहाँ लागू हो गए 10 संशोधनों के माध्यम से, जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो उस समय फिलाडेल्फिया में अमेरिका का संविधान बनने लगा, और उसमें कमांडर इन चीफ उस समय कौन था ब्रिटिश का? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और इसकी पराजय हो गई। जब इसकी पराजय हो गई तो ये हारा माना आया ब्रिटेन, और फिर इसको ब्रिटेन में राजी कराया गया, और ये योग्य तो था ही। अब वहाँ लड़ाई में पराजय हो गई लेकिन योग्य था। तो इसमें एक चीज़ और कहा गया, एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि धीरे धीरे कंट्रोलिंग कंपनी से ले रही है ब्रिटिश संसद यानी कि क्राउन। अब इसमें जो कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया था उसको ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। यानी कि आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आईएएस में आएंगे कि जो कंपनी के आधिपत्य वाले क्षेत्र थे अब वो ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि कंपनी ने जितना क्षेत्र भारत में विचित किया है अब वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि अब उसका नाम क्या होगा? ब्रिटिश पोजीशन होगा। अब कंपनीज पोजीशन नहीं होगा। इसका मतलब कि धीरे धीरे अब जो है भारत में जितने भी एरिया उन्होंने अब तक विजिट किया था कंपनी ने, तो वो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कि अब किस नाम से होगा? ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र के नाम से होगा। ये बात कहाँ कही गई? ये बात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कही गई।
तो बारीकियों को थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद आप देखोगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए एक अधिनियम आएगा जिसमें कॉर्नवालिस को पूरी तरह पावर दे दिया गया और उसी में वीटो दिया गया उसको। वीटो का मतलब क्या है कि आप अपने पार्षद के द्वारा बनाए गए प्रपोजल को, प्रस्ताव को अनदेखी कर सकते हो और उसको पास होने से मना कर सकते हो। यानी कि पहली बार आ जाए कि भारत में वीटो का इस्तेमाल किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और किस एक्ट के द्वारा, तो 1786 का जो कॉर्नवालिस के लिए बनाया गया। लेकिन अगर आ जाए कि कॉमनली आने वाले यानी कि गवर्नर जनरल के लिए वीटो का इस्तेमाल कहाँ से हुआ, तो अगर सामान्य रूप से ये क्वेश्चन आता है तो आप 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट याद रखोगे। अब हम लोग आते हैं 1793 से चार्टर एक्ट की परंपरा को पढ़ते हैं। देखो, आप संवैधानिक विकास आपको तभी समझ में आएगा जब आप सीरियल से इसको पढ़ोगे और कल वाले भी वीडियो को आप जो बढ़िया से सुनोगे। अब हम लोग चलते हैं चार्टर एक्ट की तरफ। चार्टर एक्ट आप देखोगे तो भारत में जो है 4 चार्टर एक्ट बनेगा। चार्टर एक्ट का मतलब आज्ञा पत्र। अब आप देखोगे चार्टर एक्ट जो भारत में बनेगा, आप बात को सुनते रहो और लिखते रहो क्योंकि लाइट कटी हुई है इस समय। तो चार्टर एक्ट जो है वो बनेगा भारत में। और चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, आज्ञा पत्र या राजपत्र करके होता है या अनुमति पत्र करके होता है। अब इसको आपको समझना है कंपैरेटिवली, जिसमें एक चार्टर एक्ट आपका बनेगा 1793 का एक पहला चार्टर एक्ट। फिर आपका आ जाएगा 1813, फिर आपका आ जाएगा 1833, फिर आपका आ जाएगा 1853 और उसके बाद विद्रोह हो जाएगा, फिर क्राउन एक्ट आ जाएगा। अब देखो, आप इनके प्रावधान को देखो। आप यहाँ जो चार्टर एक्ट बना फर्स्ट, यानी कि आप देखोगे तो 4 चार्टर एक्ट और यहाँ आप देखोगे 20-20 वर्षों के लिए एक्सटेंशन किया जा रहा है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि 20 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, यहाँ भी कह रहे हैं कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यहाँ भी कह रहे हैं 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश संसद जब चाहेगी तो कंपनी को समाप्त कर देगी भारत में। यानी कि कंपनी का भारत में कार्यकाल ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी कि ये बात कहाँ कही गई, 1853 के लास्ट चार्टर एक्ट में, जहाँ कंपटीशन के द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा की बात की गई, खुली भर्ती की बात की गई, ओपन कंपटीशन की बात की गई वहाँ, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात की गई। तो आप देखो कैसे जो है आपको इसको समझना है, कंपैरिजन करके लगाते चले जाना। अब आप देखो कि यहाँ जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कार्यकाल और गवर्नर जनरल को वीटो मिल गया। गवर्नर जनरल को वीटो का पावर मिल गया। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति 111 में वीटो का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से निषेधाधिकार और विशेषाधिकार इनको मिल गया। गवर्नर जनरल को वीटो मिला। और दूसरी चीज़ कि जो वेतन है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, आप देखोगे जो भारत में लोग कार्य कर रहे हैं, जो भारत में गवर्नर जनरल है, उसका पार्षद है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग हैं, इनको वेतन कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजकोष से मिलेगा। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा एक शोषण, कितना बड़ा एक एटीट्यूड कि संस्था लंदन में है और उसके लिए वेतन भारत से जा रहा। यानी कि खर्चे कहाँ से निर्वहन हो रहा, भारत की निधि से। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का ड्रेन ऑफ वेल्थ है, धन का निष्कासन है। और इस पर पूरी तरह प्रकाश डालते हैं 1860 के दशक में दादा भाई नौरोजी। यानी कि पर कैपिटा इनकम निकालने वाले, धन का निष्कासन का पर्दाफाश करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ढेर सारे उन्होंने पत्र पत्रिकाएं और बुकलेट के माध्यम से अपनी बातों को रखा लोगों के सामने। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के अधिवेशन के दौरान इन्होंने धन के निष्कासन पर पूरा प्रकाश डाला और कलई खोल दिया, अंग्रेज़ों के आर्थिक नीतियों का पूरा पर्दाफाश किया। तो इस तरह से हमें समझना है इसको। आप एक बार ध्यान दो, लाइट आ गई है, तो एक बार इस पर आप थोड़ा सा गौर करो कि कैसे आप इसका जो है सुपरविजन करोगे, कैसे आप इसका अध्ययन करोगे। यानी कि 1793 का चार्टर एक्ट क्या कह रहा है कि जो अधिकार, जो प्रिविलेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था वही आने वाले को मिलेगा। और कॉर्नवालिस का ड्यूरेशन आप जानते ही हो कि कॉर्नवालिस उसी एक्ट से आया और यहाँ चला गया स्थायी बंदोबस्त करके। 1793 में ही सनसेट लॉ आया और परमानेंट सेटलमेंट का जनक बना लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद सर जॉन शोर आता, फिर लॉर्ड वेलेस्ली आता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक तो वीटो का पावर मिला और दूसरे जो है यानी कि भारतीय राजकोष से वेतन मिलेगा, भारतीय राजकोष से पदाधिकारियों को वेतन मिलेगा। भारत में पदाधिकारियों को वेतन दिया जाएगा, और उसमें जो है वो भी शामिल हैं सी, यानी कि जो BOC वाले हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो लंदन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले हैं। बाद में आप देखो कि जो भारत राज सचिव का पद सृजित होता है 1858 में, जो 15 सदस्यीय भारत राज्य परिषद की स्थापना की जाती है, उनका वेतन भी भारत के ही कोष से आएगा और ये 1919 तक चलता रहेगा। इसीलिए 1919 में आप देखोगे भारत राज सचिव का शक्तियां कम कर दी जाएंगी और उसके 15 सदस्य कम कर दिए जाएंगे। न्यूनतम 8 होंगे, अधिकतम 12 होंगे। जब अपने ऊपर कार्यभार पड़ा तो घटा दिया जो है, और जब भारत से राजकोष से वेतन देना था तो पूरा शहंशाह की तरह लुटाता था। तो आप देखो कैसा शोषण, किस तरह का धन का निष्कासन, कि वेतन के रूप में, भत्ते के रूप में, पेंशन के रूप में भारत का माल जा रहा, भारत का धन जा रहा विदेशों में, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। जैसे ब्रेन ड्रेन होता है, प्रतिभा का पलायन होता है, उसी तरह धन का भी निष्कासन होता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो वीटो मिल गया और एक भारत राजकोष से पदाधिकारियों को वेतन दिया जाने लगा, और कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, ध्यान रखना 20 वर्षों के लिए उसका बढ़ा दिया गया। अब इसके बाद आप गौर करना, यहाँ हमने आपको 2-3 फैक्टर बताया था। यहाँ एक बताया था हमने धर्म के क्षेत्र में, एक बताया था हमने समाज के क्षेत्र में, और एक बताया था हमने व्यापार या अर्थ के क्षेत्र में, और एक बताया था हमने शिक्षा के क्षेत्र में। ये अगर आप एनालिसिस कर लिए तो आप पूरी तरह समझ गए। यानी कि आप देखो कि यहाँ जो है कंडीशन क्या है। 1813 की कंडीशन पहले आप समझ लो, क्योंकि 1813 का जो चार्टर एक्ट आ रहा है उसमें ग्लोबल सर्कमस्टांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की जो है महाद्वीपीय व्यवस्था चल रही। कभी आप मैप में फ्रांस और ब्रिटेन की स्टडी करो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि जो फ्रांस के माल जो यूरोप में आते थे बेचने के लिए, उसको आर्थिक नाकेबंदी कर दिया। और जब आर्थिक नाकेबंदी कर दिया तो फ्रांस इंग्लैंड लाचार हो गया, और इंग्लैंड वाला अब अपना माल जो यूरोप में ले नहीं जा सकता था, तो अब उसे अपना माल खपत कहाँ करना है, यानी कि भारत में करना। और वहाँ के व्यापारियों में एक तरह से जो उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, उनमें भी एक प्रतिस्पर्धा हुई कि आप कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करो, हम भी भारत के साथ व्यापार करेंगे। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल पॉलिसी है, जो नेपोलियन बोनापार्ट का आर्थिक नाकेबंदी की नीति है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में आप देखोगे तो कंपनी का व्यापारी के एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, एकाधिकार समाप्त हो गया, केवल चीन और चाय के साथ बना रहा। चाय और चीनी के साथ, चीन के साथ व्यापार, चीनी का मतलब शुगर मत समझ लेना, चाय और चीन के साथ अफीम का व्यापार बना रहा, ओपियम, ट्रेड विथ ओपियम। चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के साथ 2 प्रोडक्ट पर बना रहा, बकिया सब पर इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ट्रेड मोनोपोली वाज टोटली अबोलिश्ड, तो अंडर द प्रोविजन ऑफ 3rd चार्टर एक्ट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एबोलिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ 2nd चार्टर एक्ट। अगर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने की बात आए तो 1813 लगाना, और पूरी तरह समाप्त होने की बात आए तो 1833 लगाना। इसको ध्यान रखना, नहीं तो स्लिप कर जाओगे आप। तो धर्म के क्षेत्र में क्या हुआ? धर्म के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियाँ भारत में खुले तौर पर आने लगी। इससे पहले भी आप देख रहे थे छिटपुट ईसाई मिशनरियाँ आ रही थी, लेकिन खुले तौर पर ईसाई मिशनरियों का आगमन खुले तौर पर आप देखोगे तो ईसाई मिशनरियों का आगमन यहीं से होगा। और कलकत्ता में एक चर्च की स्थापना होगी, उसमें बिशप होगा और एक तरह से उसमें क्लर्जी मैन होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जो धर्म वाला सेक्शन है, अब आप देखोगे कि जब खुली प्रतिस्पर्धा होने लगी, यानी कि वो ईसाई मिशनरियों का आगमन होने लगा और वो धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, क्योंकि जब उद्योगपति और पूंजीपति सभी वर्ग जो है प्रेशर डाल रहा है कि हमें आप जाने दो भारत में, तो धार्मिक वर्ग भी बोला कि हमें भी आप जाने दो भारत में, तो उन्हें भी छूट दे दी गई। और ऐसे ही समय में आप देखोगे कि ये जोर ज़बरदस्ती करके ईसाई धर्म का विस्तार करते हैं। इसीलिए आप स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो, आप भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ यानी कि धर्म सुधार आंदोलन भी चला रहे थे, और उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, यानी कि लोगों को शुद्ध करना, यानी कि लोग जो चले गए ईसाई बन गए उनको जो है एक तरह से पकड़ पकड़ के शुद्ध करना और अपने धर्म में फिर शामिल करना। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि एक तो धर्म का पक्ष ले लेंगे, एक समाज में, समाज की व्याख्या कैसे करोगे आप, यानी कि सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं में अब अंग्रेज सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। लो अब अभी आप 1784 के एक्ट में क्या पढ़े थे कि वो क्या बात कर रहा था, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, वो कह रहा था हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अब कह रहा क्या कि हम आपके समाज को प्रगतिशील बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ शासन प्रशासन करना है। लेकिन आंतरिक इरादे तो उसके अलग थे कि हम भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों चलवाएंगे, और अंग्रेज हमें क्यों प्रगतिशील बनाना चाह रहा, क्योंकि उसको एक बेहतर उपभोक्ता की तलाश है, उसको एक इंटीग्रेटेड मार्केट की तलाश है, उसको कच्चा माल यहाँ से ले जाना है, उसको बने बनाए माल का ले आके यहाँ खपत करना है। यानी कि उसकी जो पॉलिसी चल रही है वो उपनिवेशवाद के 2nd चरण के लिए चल रही है, जिसको हम लोग मुक्त व्यापार का चरण कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी कि अगर इन सब की आप व्याख्या कर लिए तो ये वाला चार्टर एक्ट आप पढ़ लिए। इसके बाद आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप जान ही रहे हो कि 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कहा, बाद में विवाद हो गया कि आंग्ल शिक्षा है कि प्राच्य शिक्षा है, जिसके लिए एक लोक निदेश समिति बनी 1823 में। फिर आप देखें कि बराबर संख्या हो गई और जिसके कारण ये विवाद हो गया। फिर मैकाले माइन्यूट आया 1835 में, जहाँ डीएफटी थियरी के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाने लगा। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक लैंडमार्क का काम कर रहा वो दूसरा चार्टर एक्ट। तो याद करने के लिए हमने बता दिया कि याद आप कैसे करोगे इसको, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत की जो संवैधानिक स्थिति है वो पहली बार स्पष्ट की गई।
यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी पैरामाउंटसी है, जो एक तरह से सर्वश्रेष्ठता है। क्योंकि इस समय आप देखोगे तो इस समय कौन रहेगा, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो के समय में बना और लॉर्ड हेस्टिंग इसके जो है इसके समय में काम करता है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आप देखोगे पिंडारियों का दमन होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, 1818 में पूना की संधि हो जाती है और बाजीराव सेकंड को बिठूर निर्वासित कर दिया जाता है। यानी कि मराठा साम्राज्य पर अधिकार धीरे धीरे हो जाता है इनका। बाद में देखोगे आप कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करते हैं नाना साहब, जो इन्हीं के दत्तक पुत्र रहते हैं। तो एक प्रकार से अब यहाँ से जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इधर के तरफ बढ़ेगा, अब देखो ये चरण किसका चल रहा, मुक्त व्यापारिक चरण है। तो इस समय तो समाज सुधार आंदोलन होगा ही, और जब इसके परिणाम को अंग्रेज देख लेंगे तो 1857 के बाद अलविदा कर देंगे, यानी कि अपने को समाज से अलग कर लेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 1857 के बाद रीति रिवाज परंपराओं के प्रति अंग्रेजों का रुख कैसा रहा, तो अपने को अलग कर लेना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। इसीलिए आप देखोगे 1857 के लिए ये धार्मिक कारण भी बनेगा और सामाजिक कारण भी बनेगा। यानी कि उस विद्रोह के लिए या धर्म और समाज सुधार आंदोलन के लिए इसी वर्ष आप देखोगे राजा राम मोहन राय नौकरी छोड़ देंगे 1814 में, और 1814 में उनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब कि इससे आपको कोरिलेट करके व्याख्या करना है, तब आप कर सकते हो उस चीज़ों को। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। अब देखो 1833 में एक चीज़ हमें क्या करना है, व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कि एकाधिकार क्या हो गया, कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। जब कंप्लीटली आए तभी लगाना, पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कि अब कंपनी का जो व्यापारिक था, व्यापारिक कार्य, वो टोटल बंद हो गया। अब आप देखो कि धीरे धीरे शिकंजा कसते 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 अब कंपनी जो है केंद्रीकरण के तरफ बढ़ रही। यानी कि अब सेंट्रलाइजेशन होगा, और ये सेंट्रलाइजेशन कहाँ से चल रहा है, रेगुलेटिंग से चल रहा। क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, अन्य गवर्नरों पर देखरेख करने लगा। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। इनका मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा, और वो सेंट्रलाइजेशन कहाँ जाके पूरी तरह दिख रहा है। यानी कि केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म कहाँ हो रहा है, 1833 के चार्टर एक्ट में। तो इसको हमें समझना है कि यहाँ आप देखोगे तो अच्छी अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं, और यहाँ ये जो है पूरी तरह केंद्रीकृत व्यवस्था का जन्म कर रहे हैं। यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हैं। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या बन जाएगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और कल हम लोग इसको पढ़े भी थे कि इसमें आप देखोगे तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, और कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो रहता है वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहता है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बन जाता है। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, 1833 के थर्ड चार्टर एक्ट से। और ये क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण कर रहे हैं। यानी कि अब आप देखोगे कि गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद में सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 1+4 हो जाएगी। और ये चौथा सदस्य कौन आएगा, ये चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल होगा, मैकाले। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये पूर्ण सदस्य नहीं है। ये जब विधि का निर्माण होगा तब ये भाग लेगा। क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बताया था कि गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद
कार्यपालिका के भी काम कर रही है, विधायिका के भी काम कर रही है। आप एक चीज़ और देखे होंगे कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, तो आपने देखा कि संविधान सभा विधायी कार्य भी करती थी और कार्यपालिकी कार्य भी करती थी। और जब वो कार्यपालिकी कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो विधायी काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। यानी कि जीवी मावलंकर के द्वारा आप देखोगे कि उसका जो जब वो कानून का निर्माण करती थी तो उसकी जो है वो अध्यक्ष बनते थे। यानी कि चीज़ों को हमें समझना है कि जो कानून का निर्माण है, यानी कि विधायी काम भी वही कर रही है और कानून को लागू करवाने की भी काम कर रही है। लेकिन कानून का जब निर्माण होगा तो लॉ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब कि क्या है कि ये जो है चौथा सदस्य जो शामिल हुआ, ये कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल है, आप देखो हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल का पद क्या है? प्रसाद पर्यंत है। तो हमारे यहाँ जो अटॉर्नी जनरल होता है वो चूँकि सांसद का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन की सदस्यता तो है नहीं, लेकिन संसद के कार्रवाई में वो भाग लेता है लेकिन वो वोट नहीं देता। तो उसी तरह से आप देखो, अब क्वेश्चन आएगा क्या, चौथा जो विधि सदस्य शामिल हुआ वो पूर्ण सदस्य कब बना? अब जैसे ही पूर्ण सदस्य की बात आएगी तो आप लगाओगे क्या? 1853 का चार्टर एक्ट। तो संवैधानिक विकास में जब बातों को आप कोरिलेट करके चलोगे तब आगे की तरफ बढ़ोगे आप, नहीं तो ये नहीं कर पाओगे आप। और विकास कभी भी आप पढ़ो, जब भी आप विकास पढ़ोगे तो पीछे का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आगे आप बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकते हो आप। तो अब आप देखो चौथा विधि सदस्य के रूप में शामिल हो गया। यानी कि अब यहाँ आप देखोगे तो केंद्रीकरण हो रहा है। इसका मतलब कि एक काम और होगा यहाँ, वो क्या होगा? भारतीय रीति रिवाज, परंपराओं और कानूनों को संहिताबद्ध किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि मैकाले जो है, यानी कि आईपीसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीव्ड बाय द ब्रेन ऑफ मैकाले। यानी कि भारत में जो कोडिफाइड किया गया, भारत में जो संहिताबद्ध किया गया, भारत में जो रीति रिवाज, परंपराओं और कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, वो काम मैकाले के देखरेख में हुआ। इसलिए पहला विधि आयोग का गठन अगर आ जाए भारत में तो 1834 और मैकाले के द्वारा, और कहाँ हुआ? भारत में स्थापित हुआ। यानी कि लॉ कमीशन इन इंडिया, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन इसी के तहत होगा। भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन, लॉ कमीशन इन इंडिया। आप देखो लॉ कमीशन इन इंडिया, और ये जो है 1834 से लेकर और 1843 में ख़त्म हो गया। यानी कि 1843 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया और ख़त्म हो गया। और फिर लंदन में विधि आयोग का, यानी कि लॉर्ड रोमिले की अध्यक्षता में लंदन में विधि आयोग का स्थापना हुआ, जो 59 में ख़त्म हुआ। तब 1860 में जाकर आपका आईपीसी और सीआरपीसी बनती है। अब आप सोचो कि आईपीसी सीआरपीसी बनने में कितना मशक्क़त करना पड़ा, यानी कि 3 दशक लगे। एक दिन में कोई विधि तैयार नहीं हो जाती है, वो भी दंड विधान की संहिता, उसको कोडिफाइड किया गया, उसको उस पर काम किया गया पूरा, तब जाके 3 दशक में जो है वो एक्ट के रूप में लेती है। आईपीसी एक्ट, सीआरपीसी एक्ट आप देखते हो 1860-61 का है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय का, जब जो है भारत का वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना। अब यहाँ केंद्रीकरण कर दिया गया। अब जब यहाँ केंद्रीकरण कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, वो अन्य प्रेसिडेंसियों पर उसको पूरी तरह अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब इनका व्यापारिक काम खत्म हो गया। अब जब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया तो समस्त शक्तियाँ जो है कहाँ पहुँच गई? एक तरह से गवर्नर जनरल और उसके पार्षद में, और जिसको लॉ मेकिंग करने का काम दे दिया गया। अब ये कह रहे हैं क्या कि भारत में हम जो है खुली भर्ती करेंगे। पहले भर्ती में क्या होता था? पहले नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर्स,
यानी कि एक तरह से नॉमिनेट कर दिया जाता था डायरेक्टर्स के द्वारा, जो है उसको एक तरह से मनोनीत कर लिया जाता था। लेकिन आप ये कह रहे हैं क्या हम रूप, रंग, आकार, प्रकार, जन्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे? यानी कि लग रहा क्या कि आर्टिकल 16 के तरह, आर्टिकल 15 के तरह अब ये कह रहे हैं ना कि हम एक यानी कि प्रतियोगिता में इस तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा विरोध हुआ इसका। यानी कि कंपनी क्या कह रही कि सारे अधिकार आप छीन लिए और यही एक अधिकार बचा है कि हम मनोनयन करेंगे, और ये भी आप प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराओगे, और वो भी प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में होगी। तो ये चीज़ आप देखो कि कितना बारीकी से ये धीरे धीरे नियंत्रण पूरा कर रहा कंपनी पे, अब पूरा धीरे धीरे आप देखो नियंत्रण करता चला जा रहा। तो जब भारी विरोध हुआ तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ कब से संपन्न हुई? तो यानी कि 1853। तो अगर आ जाए कि पहली बार उसका प्रावधान कहाँ किया गया, लेकिन खुली प्रतियोगिता परीक्षा जब हुई ओपन कंपटीशन, तो 1853 के चार्टर एक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो है, जो धारा 87 थी, उसमें ये कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नौकरियों में नहीं किया जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई कि अब हम स्लेवरी को एबोलिश करेंगे भारत में, यानी कि दासता को हम समाप्त करेंगे, और दास प्रथा के समाप्ति की बात की गई। लेकिन दास प्रथा समाप्त कब हुई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दास प्रथा की समाप्ति का प्रावधान आ जाए तो 1833, और समाप्ति आ जाए तो लॉर्ड एलेनबरो, यानी कि 1843 में 1843 में अंडर द सेक्शन 5, यानी कि उपनियम 5 के तहत लॉर्ड एलेनबरो के समय में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो प्रशासनिक शक्तियों का एकीकरण, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों का एकीकरण कर दिया गया, और एक तरह से कह लीजिए कि दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई। भारत में विधि आयोग के गठन की बात की गई, और प्लस जो है एक आप देखोगे कि एकाधिकार इनका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो अगर कंपनी के एकाधिकार की बात आए कि पूरी तरह समाप्त कब हुआ, तो 1833 लगाना है। इसके बाद हम लोग आते हैं 1853। अब यहाँ चूँकि कहा गया कि 20 वर्षों के बाद फिर इसका सुपरविज़न होगा। अब आप देखोगे तो 20 वर्षों के बाद इसका सुपरविज़न होगा, तो 1853 का समय आ गया। अब 1853 को आप देखो, अब यहाँ तक कंपनी का पूरे भारत में अधिकार हो जाता है। और 1853 में क्या कहा गया कि अब ब्रिटिश संसद की इच्छा पर रहेगा, यानी कि कंपनी का कार्यकाल, भारत में कंपनी का कार्यकाल ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा, ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी कि अब कार्यकाल जो है 20 वर्ष एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, अब कंपनी का कार्यकाल भारत में ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा। और इसके बाद आप देखो एक काम इन्होंने और किया कि जो COD था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और इस 18 में भी 6 आप देखोगे क्राउन के द्वारा मनोनीत होंगे, यानी कि 24 से घटाकर 18 कर दी गई। अब आप देखो शुरू से 24 थी और 24 से घटाकर 18 कर दी गई, और वो कहाँ की गई? 1853 के चार्टर एक्ट में। इसके बाद आप देखोगे कि 1853 के चार्टर एक्ट में एक तरह से कार्यकारिणी को और मजबूत किया गया, और यहाँ अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। यानी कि आप देखोगे यहाँ, यानी कि 6 जो कानून निर्माण के लिए आप देखोगे, कानून निर्माण के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों की भी नियुक्ति हो सकती है। यानी कानून जब निर्माण, यानी कि जब विधायी कार्य करेगा परिषद, जब परिषद विधायी कार्य करेगा तो 6 अतिरिक्त सदस्य, और गवर्नर जनरल को 2 एक्स्ट्रा सदस्य मनोनीत करने का पावर मिला। यानी कि 6 ये हो गए। अब आप देखो इसको कैसे, यानी कि 1+4 था, 1+4,
और उस 4 में आप देखोगे कि जो एक सदस्य था वो स्थायी बन गया। यानी कि यहाँ आप देखो कि मैकाले एक सदस्य के रूप में था जो कि वोट नहीं देता था, लेकिन मैकाले अब जो है कार्यकारिणी का एक तरह से स्थायी सदस्य बन गया। तो अब इसका मतलब क्या है, स्थायी सदस्य बन गया, और जब स्थायी सदस्य बन गया तो वोट भी देगा। अब आप देखो कि यानी कि 6 अतिरिक्त, तो 4 और 6, 6 4 10 और 2 और एक्स्ट्रा कर सकता है, यानी कि 12 सदस्य हो गए। यानी कि एक प्रकार से इसमें आप देखो कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ गई। यानी कि ये विधायी कार्य भी कर रहा मंडल, प्रशासन मंडल जो है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कर रहा। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ये प्रशासन मंडल कर रहा है, जिसमें आप देखोगे अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ रही। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब नौकरी प्राप्त करने के लिए ओपन कंपटीशन होगा, यानी खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा अब नौकरी दी जाएगी। तो ये सब प्रावधान है 1853 का चार्टर एक्ट। तो एक बार आप अगर रिव्यू लोगे तो आप देखोगे चारों चार्टर एक्ट को आप बढ़ते क्रम में पढ़ते जाओगे। इसके बाद आप देखो कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ कंपनी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। 1857 का विद्रोह हो जाता है और भारत में कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और फिर आता है क्या, क्राउन एक्ट। अब आप देखो क्या आ जाएगा, क्राउन एक्ट आ जाएगा। क्राउन एक्ट आ जाएगा। अब आप देखो 1857 का विद्रोह हो जाएगा और 1858 में आएगा क्राउन एक्ट, जिसके बारे में आप काफ़ी हद तक पढ़ चुके हो। क्राउन एक्ट आ जाएगा, और ये क्राउन एक्ट जब आता है तो आप देखते हो कि यहाँ जो है क्राउन एक्ट जब आएगा तो 2 तरह का परिवर्तन होगा। एक तो आप देखोगे ब्रिटेन में परिवर्तन और एक भारत में परिवर्तन। ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो ब्रिटेन में परिवर्तन होगा और एक भारत में परिवर्तन होगा। ब्रिटेन में क्या परिवर्तन होगा कि जो आपके COD थे, यानी कि COD, और जो आपके BOC थे, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल समाप्त हो गए। नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिए गए। तो ब्रिटेन में आप देखोगे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा कि यानी कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल समाप्त कर दिए गए, जिससे कंपनी अभी तक शासित होती थी। यानी कि वो जो द्वैध शासन चला आ रहा था वो समाप्त हो गया। 1784 से जो द्वैध शासन यानी कि चला आ रहा था वो एक तरह से कह लीजिए कि समाप्त हो जाता है। मोबाइल कहाँ? तो इस तरह से आप देखोगे कि जो लैंडमार्क था, जो 1700, आप देखोगे कि 1784 से लगातार द्वैध शासन चला आ रहा था। द्वैध शासन का मतलब कि एक तरफ से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां और एक राजनीतिक गतिविधियां। फिर आप देखोगे व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद आप देखो जब ये समाप्त हो जाता है तो अब ये क्या करते हैं कि लंदन में एक भारत परिषद की स्थापना करते हैं। भारत परिषद की स्थापना होती है और ये 15 सदस्यीय है। 15 सदस्यीय भारत परिषद गठित होती है लंदन में, जिसमें 8 सदस्य आप देखोगे क्राउन के द्वारा और 7 सदस्य निदेशकों के द्वारा नियुक्त होंगे। इनको थोड़ा बचाए रखा गया और ये क्राउन के द्वारा। अब आप देखो यानी कि जो ये बन रहा है और इसका मुखिया कौन बनेगा? भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव, इसको समझना जरूरी है। और लॉर्ड स्टैनले पहले भारत राज्य सचिव बने। लॉर्ड स्टैनले
अब आप देखो कि अब ये जो भारी भरकम ये बना दिए 15 सदस्यीय, इसको भी वेतन कहाँ से देंगे? भारतीय राजकोष से देंगे, क्योंकि 1793 से लेकर और 1919 तक ये वेतन कहाँ से देंगे? भारतीय राजकोष से देंगे। और जब 1919 में अपने राजकोष से वेतन देने की बात हुई तो इन्होंने इसके पावर्स को घटा दिया और सदस्यों की संख्या को घटा दिया। इसका मतलब अब इन्होंने क्या किया, अब भारत में जो वायसराय था, गवर्नर जनरल वायसराय हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बन जाएगा, लॉयल होगा। अब आप देखो कि इन्होंने क्या किया कि इसके माध्यम से शासन प्रशासन शुरू कर दिया, यानी कि COD खत्म हो गया, BOC खत्म हो गया। जो BOC था ये खत्म कर दिया गया और ये 6 सदस्यों का था और ये 15 सदस्यीय हो गया। अब ये 15 सदस्यीय है, इसका मतलब कि जितने काम भारत में होंगे अब ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व में होंगे, यानी कि ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत में हो गया। अब इसको जो है बुद्धिजीवी, अब जब आप देखोगे कि यहाँ क्या परिवर्तन आएगा तो यहाँ आप देखोगे यानी कि भारत का गवर्नर जनरल क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय की उपाधि मिलेगी इसको। तो ये ध्यान रखना है कि वायसराय एक टाइटल है, ये कोई रैंक नहीं है। इट वॉज मियरली अ टाइटल, वायसराय वॉज मियरली अ टाइटल, नॉट अ रैंक। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का गवर्नर जनरल चेंज इनटू वायसराय। तो अब यहाँ से आप ध्यान रखो कि अब यहाँ से आप देखोगे 1858, यानी कि लॉर्ड कैनिंग को नहीं भूलना। लॉर्ड कैनिंग आप देखो ये भारत का अंतिम भी होगा और ब्रिटिश भारत का पहला भी होगा। यहाँ से ब्रिटिश भारत का जन्म हो जाएगा। आपने देखा कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल भी होगा। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाए तो आप लॉर्ड माउंटबेटन मत लगा देना, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। हमने कल समझाया भी था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और यहीं से वो परंपरा ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक है। तो इसका मतलब इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद आप देखोगे कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जा रहा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जहां ढेर सारा जो है उत्तरदायी शासन, ढेर सारा शासन प्रशासन की बात किया गया, ढेर सारे वादे प्रतिवादे किए गए। और इसी को बुद्धिजीवी समाज देखकर क्या कहता भारत का कि ये मैग्ना कार्टा, यानी कि भारत के लिए एक तरह से ये मैग्ना कार्टा संबोधित करता है, जिसको आप आगे चल के देखोगे कि जितना आज तक शोषण नहीं हुआ था उतना भारत का शोषण वायसराय के शासनकाल में हुआ। जैसे लॉर्ड लीटन, आप देखो जितने भी, लॉर्ड कर्जन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी अगर कहा जाए तो वायसराय का समय रहा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि 1858 का क्राउन एक्ट, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चल पाया, क्योंकि इन्होंने जो भारत परिषद बनाया था उसमें बार बार मांग हो रही थी कि भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए। इसलिए लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत परिषद अधिनियम बनाना पड़ा। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या? टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट नंबर 1, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1, इंडियन काउंसिल एक्ट 2, इंडियन काउंसिल एक्ट 3, 1861, 1892, 1909। 1909 का क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो लग रहा है कि कल हम लोगों को इस टॉपिक को देखना पड़ेगा, क्योंकि कल हम लोग इसको समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो दौर शुरू होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उसमें 1919 का और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको अच्छी तरह से बखूबी पढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोगों ने यहाँ तक पूरा देखा बढ़िया से, और हम समझ रहे हैं कि आप लोगों ने नोट्स भी अच्छी तरह से बनाया होगा और इसको समझे होंगे। वीडियो को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि ये आपका न्यू डालेगा, क्योंकि लास्ट तक हम लोग पहुँचेंगे आज़ादी तक, फिर रिवर्स होके आएंगे। तो आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली सुना और इसको समझा, और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।